हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये जो आर्टिकल है आपका डेमोक्रेसी के ऊपर है। पहले हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी के कुछ एलिमेंट्स या एक तरह का उसका एडवांटेज क्या है। जब हम पॉपुलर डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं और टोटल डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट होती है अच्छे से, तो उसके क्या एलिमेंट्स हैं। पहला है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी कि इलेक्शन सही होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी, गलत तरीके से इलेक्शन नहीं किया जाएगा और क्लीन इलेक्शन होगा, पहला। दूसरा कि इंक्लूडिंग इंक्लूसिव सफरेज, यानी कि हर तबका वोट देगा और उसे उतना ही ज़्यादा अवेयरनेस होगा अपने राइट्स का, और वो अपने राइट्स और जो भी उसकी ज़रूरत है उसके अनुसार वो प्रॉपरली इंक्लूसिवली वोट दे पाएगा। इसका ये हुआ आपका इंक्लूसिव सफरेज। तीसरा, फ्री पॉलिटिकल पार्टीज़। फ्री पॉलिटिकल पार्टीज़ मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी वो डेमोक्रेटिक होगी, उनके अंदर भी डेमोक्रेसी होगा और उनका जो पूरा तरीका होगा काम करने का वो भी डेमोक्रेटिक होगा। चौथा, इलेक्टेड गवर्नमेंट, मतलब कि वन मैन वन वोट, जो हम कहते हैं कि हर इंसान वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेगा। दूसरा है इसका आपका पार्टिसिपेटरी इंगेजमेंट, मतलब कि सिर्फ आप वोट दे दिए यहाँ तक डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। इससे आगे जाके तक, इसके आगे तक डेमोक्रेसी है। पहला है सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन, यानी कि जो सिविल सोसाइटी है, जो अलग अलग एनजीओज़ हैं, ग्रुप्स हैं, वो जो गवर्नमेंट है उसके लिए उसके साथ लॉबी करे, उसको बताए। जो अलग अलग मार्जिनलाइज सेक्शन है के लोग हैं वो भी अपने राइट्स को इक्वली इंगेज कर पाए गवर्नमेंट से उस बारे में। दूसरा कि इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जैसा मैंने कहा कि इलेक्शन हो, पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट का इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा है इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि हम अपना खुद वोट दे के चूज़ करते हैं गवर्नमेंट को। चौथा, लोकल डेमोक्रेसी, मतलब कि सिर्फ सेंट्रल लेवल नहीं, डिवॉल्यूशन भी होना चाहिए पावर का हर लेवल पे, चाहे वो सेंटर हो, स्टेट हो या फिर आपका लोकल गवर्नमेंट हो, पंचायत हो। उसके बाद आता है आपका इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन। इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों की होनी चाहिए, फॉर द पीपल बाय द पीपल होनी चाहिए। यानी पहला बात, प्रिडिक्टेबल इन्फोर्समेंट, मतलब कि सही तरीके से गवर्नेंस होना चाहिए, जो भी पॉलिसीज़ हैं उनमें प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, एब्सेंस ऑफ करप्शन। एब्सेंस ऑफ करप्शन मतलब कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए जो भी प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ये भी डेमोक्रेसी का उतना ही पार्ट है। चौथा है चेक्स ऑन गवर्नमेंट, मतलब ये एक तरह से आपका पार्ट एलिमेंट है डेमोक्रेसी का, ये सारे पॉइंट्स, और साथ में एडवांटेज भी है या नेसेसिटी भी है डेमोक्रेसी की। फिर नेक्स्ट है आपका चेक्स ऑन गवर्नमेंट, मतलब कि हम अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट तो कर ही रहे हैं, साथ में हम उस पर चेक भी लगा सकते हैं, और इसके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट, जो एग्जीक्यूटिव है वो लोकसभा को आंसरेबल है और इसके कारण उस पर इफ़ेक्टिव चेक है, मतलब पार्लियामेंट कंट्रोल करती है हमारे एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, जुडिशल इंडिपेंडेंस, मतलब कि अगर कुछ जैसा आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उससे आगे जाकर अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लेता है तो जुडिशरी उसके ऊपर मतलब उसको हटा सकती है, उसको, उसके लिए जरूरी है हमारा जुडिशल इंडिपेंडेंस। कई बार ऐसा होता है कि जुडिशरी आगे जाके स्टेप्स लेती है, कई बार हाँ, जैसा देखा गया है कि पॉल्यूशन रिलेटेड, कभी किसी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप रिलेटेड, तो जुडिशरी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में। और साथ में जुडिशल इंडिपेंडेंस ये इंश्योर करती है कि कोई पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं हो, मतलब कि स्टेट का जो पावर है वो सेंटर ना ले ले, या स्टेट और स्टेट के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है उसमें भी जुडिशरी का इंडिपेंडेंस इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है आपका इसमें मीडिया इंटीग्रिटी। जैसा आपको पता है कि मीडिया को फोर्थ पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का, और ये सच भी है। ये कहीं ना कहीं लोगों की आँख हैं, लोगों के कान हैं, तो मीडिया इंटीग्रिटी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है, हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमें पता है फंडामेंटल राइट्स है हमारा। इसमें आपका आएगा एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि हर इंसान को जस्टिस मिलना चाहिए और वो भी टाइमली जस्टिस मिलना चाहिए। दूसरा, सिविल लिबर्टी,
हमारे कुछ राइट्स हैं, हमारे कुछ ड्यूटीज़ हैं, तो साथ में राइट्स भी हैं बहुत सारे, जैसे राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। तीसरा सोशल राइट्स एंड इक्वलिटी, जैसा मैंने कहा राइट टू इक्वलिटी भी हमारा पार्ट है। और सोशल राइट्स मतलब कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनको उनका ज़्यादा ध्यान दिया जाए, डेवलप किया जाए, वेलफेयर किया जाए। तो हर एक ग्रुप के पास सोशल राइट्स भी हैं। ये आपका आता है डेमोक्रेसी का पॉपुलर कंट्रोल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी में कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो कि होना चाहिए हर डेमोक्रेटिक कंट्री में। अब समझते हैं कि रिस्क क्या क्या है, जो जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, तो क्या क्या रिस्क है डेमोक्रेसी को। पहला तो इकोनॉमिक रिस्क, मतलब कि ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी को सिर्फ पॉलिटिकल रिस्क होता है, इसको इकोनॉमिक रिस्क भी है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो साथ में लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं ऑथोरिटेरियन, जैसे कि हिटलर के समय देखा गया कि उस समय इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब था जर्मनी का, और उसका फ़ायदा उठाया था हिटलर ने। दूसरा एसेट बबल एंड फिनेंशियल क्राइसिस, फिस्कल क्राइसिस। इससे भी क्या होता है कि जो यूनिलैटरल या ऑथोरिटेरियन पावर है इसको बल मिलता है, और जो सोसाइटी है उसमें भी एक तरह का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। तीसरा थ्रेट्स ऑफ इलिसिट ट्रेड एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमने समझा कि इकोनॉमिक रिस्क भी है डेमोक्रेसी को। दूसरा है फिर आपका एनवायरमेंटल रिस्क से भी डेमोक्रेसी लिंक करती है। अब जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ, ठीक है, जैसे टोंगा में वॉल्केनो आया और उसके कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ, तो वहाँ के लोग भी सफ़र करेंगे और वो डेमोक्रेसी पे भी इम्पैक्ट करता है। दूसरा ह्यूमन मेड एनवायरमेंटल डिज़ास्टर, और तीसरा एक्सट्रीम वेदर एंड क्लाइमेट फेलियर। तो सब कुछ इंटरलिंक्ड है, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी कुछ वैक्यूम में काम करती है, नहीं। पर क्योंकि जितना लोगों में फ्रस्ट्रेशन आएगा, जितना लोगों को प्रॉब्लम होगा एनवायरनमेंट के कारण, डेमोक्रेसी पे भी उतना ही ज़्यादा थ्रेट होगा। तीसरा है जियोपॉलिटिकल में आपका आएगा पहला टेररिज्म और इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट। अब जैसे आपको पता होगा कि रसिया और यूक्रेन का जो आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं यूक्रेन रसिया पे इल्ज़ाम लगाता है उसके इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म का, तो इन सब से डेमोक्रेसी को इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा स्टेट कोलैप्स, जब ऐसे सिचुएशन होता है कई बार बाहरी ताकत के कारण जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर जाती है, स्टेट कोलैप्स कर जाती है, जैसे म्यांमार में देखा गया। तो उसी तरह फिर तीसरा नेशनल एंड ग्लोबल गवर्नेंस फेलियर। देखिए, जब हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ नेशनल डेमोक्रेसी नहीं, वर्ल्ड डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। जो वर्ल्ड बॉडीज़ हैं उनमें भी डेमोक्रेसी दिखनी चाहिए, जो वो नहीं है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कुछ पावर्स है वो कंट्रोल करते हैं वर्ल्ड बॉडीज़ को, कभी चाइना करता है, कभी अमेरिका करता है। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क में आप समझ सकते हैं कि जो वर्ल्ड ओवर भी जो डेमोक्रेसी है उसको इम्पैक्ट करेगा, जो वर्ल्ड बॉडीज़ में डेमोक्रेसी है। चौथा सोसाइटल रिस्क में आपका आएगा वाटर एंड फूड क्राइसिस, इन्फेक्शियस डिजीज़, फेलियर ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस। देखिए, जो जब सोसाइटी सफ़र करेगी तो जैसा मैंने कहा कि इट्स अ साइकिल, सोसाइटी सफ़र करती है और उसके कारण जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं हिटलर हो गए या फिर स्टालिन हो गए, तो इस तरह के जो पावर है वो फिर ग्रो करते हैं, फिर आपका ऑथोरिटेरियनिज्म ज़्यादा देखने को मिलता है, और साथ में जो वर्ल्ड बॉडीज़ हैं उसमें भी डेमोक्रेसी की कमी दिखती है। और पांचवा है आपका टेक्नोलॉजिकल रिस्क, इसमें आएगा आपका साइबर अटैक्स, डाटा थेफ्ट, दूसरा एडवर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, तीसरा इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन। तो इस तरह से हमने समझा कि जो डेमोक्रेसी को जो मेजर ग्लोबल रिस्क हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी को, तो वो सब पॉलिटिकल नहीं है, वो आप इकोनॉमिक भी कह सकते हो, एनवायरनमेंट भी कह सकते हो, जियो पॉलिटिकल भी कह सकते हो, सोसाइटल या टेक्नोलॉजिकल भी कह सकते हो। तो अब हम समझते हैं पूरे इस आर्टिकल को कि ये न्यूज़ में क्यों है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन ग्लोबल गवर्नेंस, हमारे पीएम ने अभी रिसेंटली एक समिट हुआ था डेमोक्रेसी का, उसमें पार्टिसिपेट किया फॉर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल टू गाइड ग्लोबल गवर्नेंस। तो समिट हुआ था ये डेमोक्रेसी पे, जिस पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और साथ में कई सारे देश के जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके जो हेड है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसलिए ये न्यूज़ में है। इसमें क्या हुआ कि अलग अलग लीडर्स भी साथ में आए, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर भी साथ में आए, और डेमोक्रेसी पे बात हुई कि क्या रिस्क है, क्या उसके पिलर्स हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे बात हुई कि 3 पिलर्स हैं जिस पे फोकस करना चाहिए। पहला है आपका कि स्ट्रेंथन करना चाहिए डेमोक्रेसी एंड काउंटरिंग ऑथोरिटेरियनिज्म, मतलब जिस तरह से ऑथोरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरा कि हमें ह्यूमन राइट्स एक बेसिक राइट है जो एक इंडिविजुअल का होता है और उसे वो डिनाई नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान को अपना ह्यूमन राइट मिलना चाहिए। तीसरा है फाइटिंग करप्शन। देखिए, डेमोक्रेसी के लिए करप्शन को फाइट करना भी उतना इम्पॉर्टेंट है। गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रिडिक्टिबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये 3 पिलर के बारे में बात हुई इस समिट में। अगर हम ग्लोबल गवर्नेंस और ग्लोबल रिस्क के बारे में कहूँ तो ये सिर्फ एक सिंगल नेशन का बात नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात है। तो इसमें आपका इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसीज़, नॉर्म्स, प्रोसीजर, इनिशिएटिव सारे टुगेदर, इन सारे चीज़ों को आप एक साथ ले सकते हो। तो बात हुई कि जिस तरह से ग्लोबल रिस्क, चाहे वो कोविड-19 के बारे में हो या इकोलॉजिकल क्राइसिस या टेक्नोलॉजिकल रिस्क के कारण कैसे ग्लोबल डेमोक्रेसी पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो मैंने डिस्कस किया। जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है और उसका जो बेनिफिट है इन ग्लोबल गवर्नेंस, उस पर भी बात हुई। इसमें अगर हम बेनिफिट बात करें कि अगर ग्लोबल गवर्नेंस में डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे अगर काम होगा तो क्या हेल्प होगा। पहला तो कि लोगों के बीच में नेटवर्किंग अच्छा होगा। दूसरा कि जो ग्लोबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो या अलग अलग टारगेट्स हो, उसमें अचीव करने में ईजी होगा क्योंकि सिटीजन को ध्यान में रखते हुए सब कुछ होगा। तीसरा कि जो फंडामेंटल फ्रीडम है हर एक इंसान का, वो प्रोटेक्ट होगा। चौथा कि ह्यूमन इंटरेक्शन जो है, कॉन्टेम्परेरी ह्यूमन इंटरेक्शन, उस वो प्रोमोट होगा, जो कि जरूरी है। आजकल जिस तरह से लोगों के बीच लोग एक दूसरे से कट हो रहे हैं, उसमें जरूरी है कि ह्यूमन इंटरेक्शन को बढ़ाया जाए और गवर्नेंस जो है वो सिटीजन सेंट्रिक हो, ठीक है, चाहे वो ग्लोबल गवर्नेंस हो या नेशनल गवर्नेंस हो। फिर पांचवा है कि कोई प्रोमोट कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेसिटीज़, मतलब कि हर एक कंट्री का अलग तरीका हो सकता है, लेकिन हाँ एक कॉमन गोल होना चाहिए, लेकिन तरीका अलग होना चाहिए, डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि हर एक नेशन की कैपेसिटी और उसका कल्चर अलग होता है। नेक्स्ट है कि इससे क्या होगा, इंक्लूसिव, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल सॉवरेन होगा, मतलब कि जो देश का गवर्नमेंट है वो इंक्लूसिव भी होगा, दूसरा अकाउंटेबल भी होगा और तीसरा रिस्पॉन्सिबल भी होगा। और साथ में जो गवर्नमेंट है, लास्ट पॉइंट होगा कि जो गवर्नमेंट है उसको लेजिटिमेसी मिलेगी, उसको माना जाएगा कि वो सही तरीके से काम कर रहा है, उसको जो लोग हैं उनकी आंखों में उसकी लेजिटिमेसी बढ़ेगी। चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैंने कहा चैलेंजेस भी हैं जो डेमोक्रेसी फेस कर रही है। पहला है राइजिंग ऑथोरिटेरियनिज्म। जो ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट था 2021 का, उसने भी हाईलाइट किया था कि वर्ल्ड ओवर जो ऑथोरिटेरियनिज्म है वो बढ़ रहा है। दूसरा है कि जो क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रल इंटेग्रिटी, चाहे वो मतलब कि जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी है, चाहे वो यूएसए हो गया या रसिया में भी कोई पुतिन का इलेक्शन हो गया, तो इसमें कई बार क्वेश्चन आते हैं कि क्या इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस था वो ट्रांसपेरेंट था, सही तरीके से किया गया, उसकी इंटेग्रिटी पे। तीसरा है करप्शन। चौथा डिसइंफॉर्मेशन। करप्शन यानी कि जो भी पब्लिक लाइफ है, गवर्नेंस है, उसको सही तरीके से नहीं किया जा रहा, उसमें ब्राइबरी हो या इनट्रांसपेरेंसी हो तो करप्शन रहता है। नेक्स्ट है आपका डिसइंफॉर्मेशन मतलब कि आजकल जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से ग्रो कर रहा है, उसका मिसयूज़ हो रहा है और फेक इन्फॉर्मेशन या आपका प्रोपोगेंडा यूज़ किया जा रहा है अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ये भी एक चैलेंज है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो किस तरह से हम अपने जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वर्ल्ड ओवर उसको सही कर सकते हैं या ग्लोबल गवर्नेंस में और ज़्यादा डेमोक्रेटिक उसको बना सकते हैं, उसका पहला पॉइंट है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। दूसरा, फ्री और फेयर इलेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा, हमारे मीडिया, जो कि मैंने कहा कि लोगों के आँख और कान है, उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि जो पॉलिटिकल कंट्रोल है या जो कॉर्पोरेट कंट्रोल है मीडिया पे वो कम हो, ताकि सही इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुँचे। चौथा है कि करप्शन को अच्छे से लड़ना पड़ेगा ताकि उसमें करप्शन से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के क्वालिटी पे असर पड़ता है और इसमें हम बिग डाटा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो नए नए डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कर सकते हैं।
5वां है कि एडवांसिंग टेक्नोलॉजी फॉर डेमोक्रेसी, मतलब कि जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं वो भी डेमोक्रेसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या क्रिप्टो करेंसीज हो। तो हर टेक्नोलॉजी को अगर आप पॉजिटिवली यूज़ करो तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका 6th पॉइंट है एड्रेस करना डेमोक्रेटिक डेफिसिट, मतलब कि रिफॉर्म्स चाहिए। ये सही बात है कि रिफॉर्म्स चाहिए और रिफॉर्म्स लाना भी चाहिए। 7th है आपका सपोर्ट ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज एंड गाइड रीजनल एफर्ट्स, मतलब कि जो यूएन हो गया या रीजनल बॉडीज़ जैसे आसियान हो गए या ईयू हो गए, तो इन सब बॉडीज़ को भी एक्टिवली पार्ट लेना चाहिए ताकि जो कंट्रीज़ हैं उनमें डेमोक्रेसी बढ़े, उनमें डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ नॉर्म्स बढ़े, उनका जो वर्किंग है खुद इन बॉडीज़ का, जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उनमें इनको ध्यान देना चाहिए कि ये हर जितना हो सके डेमोक्रेटिक प्रोसीजर फॉलो करें, नॉर्म्स फॉलो करें। 8वां है कि ब्रिंग रिफॉर्म्स टू ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ नेशन या रीजनल जो ग्रुप्स हैं उन पे नहीं, ये जो वर्ल्ड बॉडी है हमारी यूएन, उस पर भी कई बार इल्ज़ाम लगता है कि ये डेमोक्रेटिक नहीं काम कर रही, तो ये इस पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये वर्ल्ड बॉडी है और इसका असर आपका हर एक नेशनल लेवल पे पड़ेगा। तो इस तरह से हमने डेमोक्रेसी को ओवरऑल समझ लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।